यदि आपके साथ कोई समस्या होती है तो निश्चित ही आप मुझे सीयूजी पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर ऑफिस में आके मिल सकते हैं। तो क्या बीट पुलिसिंग को इफेक्टिवली इन फ्यूचर गोंडा में देखा जाएगा? यहाँ पर रेवेन्यू के छोटे छोटे मामले हैं जिनकी वजह से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कुछ लैंड फ्रॉड के भी केसेस हैं, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग एक वो बना के कि कैसे इनको टैकल किया जाए वो हम लोग सोच रहे हैं। ज़मीन के केसेस में दबंग व्यक्ति किसी नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर भारी पड़ जा रहा है, गलत वो कर रहा है, तो शिकायत लेके ना घूमें चारों तरफ से, तो इसका एक सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एफआईआर टाइम पे नहीं होती, कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, थानेदार बोलते हैं कि आप मेरे पास आते रहिए, आप कल आइए, आप परसों आइए, लेकिन एफआईआर टाइम पे नहीं होती। मॉनिटरिंग करने का एक सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है ताकि इन्वेस्टिगेशंस को टाइमली और मेरिट के आधार पर कंप्लीट किया जा सके। तो एफआईआर ज़्यादा होना मेरे हिसाब से कोई ख़राब बात नहीं है। एफआईआर तो होनी, अगर कोई क्राइम हुआ है तो एफआईआर होनी चाहिए। गोंडा की एक छवि है बाहुबलियों के जनपद के रूप में। आपको क्या लगता है कि आपकी पुलिसिंग में कभी ये चैलेंज रहेगा? मुझे लगता है कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो कोई बेहतर इंसान या बेहतर नॉलेज तो आपका बन ही जाएगा। यूपीएससी जब आप कर रहे थे, आपके इलेक्टिव्स क्या थे, किस तरह की स्ट्रैटेजी थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट, और गोंडा पोस्ट के इस स्पेशल वीडियो में आज हम बात करेंगे गोंडा के पुलिस कप्तान आकाश तोमर जी से। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी, गोंडा की नई कप्तानी आपको मिली है और इस कैप्टन्स इनिंग्स में आपकी सबसे पहले प्राथमिकताएं मैं जानना चाहूँगा। देखिए, ये मेरा छठा जनपद है एज कप्तान। इससे पहले मैं संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इटावा और सहारनपुर का कप्तान रह चुका हूँ। तो हर ज़िले की डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, यूनिक चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर आके मुझे लगा कि यहाँ पर रेवेन्यू के छोटे छोटे मामले हैं जिनकी वजह से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे यहाँ पर काफ़ी केसेस हैं, कुछ लैंड फ्रॉड के भी केसेस हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग एक वो बना के कि कैसे इनको टैकल किया जाए वो हम लोग सोच रहे हैं। और पब्लिक के जो रेजोल्यूशन वाले इश्यूज़ हैं कि जॉइंट टीम हम लोगों की, जैसे एक श्रावस्ती मॉडल है कि जॉइंट टीम पुलिस और प्रशासन की जाती है, रेवेन्यू के केसेस को डिस्पोज करती है और नहीं फॉलो करता है उसको कार्रवाई करती है उसके खिलाफ। तो ये होना ज़रूरी है। मैंने महसूस किया कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन के केसेस में दबंग व्यक्ति किसी नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर भारी पड़ जा रहा है, गलत वो कर रहा है, तो शिकायत लेके ना घूमें चारों तरफ से। तो इसका एक सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं ताकि उसको फॉलोअप भी हम लोग कर सकें और ऐसी छोटी छोटी जो डिस्प्यूट्स हैं जो इनकी वजह से कभी कभी बड़ी इंसिडेंट्स हो जाते हैं वो ना हो। आपसे एक मेरा सवाल है कि जो आपने बताया कि हर जनपद का अलग अलग फ्लेवर होता है, हर तरह जनपद के क्राइम का अलग अलग तरह का फ्लेवर होता है। यहाँ का आपने बताया कि कई तरह के लैंड इश्यूज होते हैं जो कि लोगों के साथ होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। अगर एक छोटा हम किसान है जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है या फिर कह लीजिए कि उतना माइंडेड नहीं है, उतना समझदार नहीं है और बाद में उसको पता चलता है कि उसके साथ कोई किसी ने फ्रॉड कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर उसको रेजोल्यूशन देखना है तो किस तरह की सहायता उसको मिल सकती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो तो उसमें हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं कि उसमें गस्टेड ऑफिसर से इंक्वायरी हम लोग कराते हैं। तो जनरली हमारे एक सीओ अंडर ट्रेनिंग भी हैं 2 और बाकी जो सर्कल के सीओज भी हैं, तो उनसे जांच करा के काफ़ी मुकदमे भी हम लोगों ने लिखवाए हैं ऐसे फ्रॉड के। और उसमें फिर हम मॉनिटरिंग, स्पेशली फ्रॉड के केसेस में मॉनिटरिंग करते हैं क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य संकलन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें वो मॉनिटरिंग ज़रूरी है। और जो किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा बात हुई हो तो फिर वो किसी भी गेस्टेड ऑफिसर के ऑफिस में आए, सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी के पास आए, तो हम लोग बेस्ड ऑन इंक्वायरी, क्विक इंक्वायरी करने के बाद उसमें केस रजिस्टर करके फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं। सो योर मैसेज टू दोज पीपल विल बी गो टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और टू द सर्कल ऑफिसर? वो सर्कल ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर्स के पास जाएँ। अगर फ्रॉड का उनके साथ हुआ है तो इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर उनका फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे और फिर उसको मॉनिटर भी हम लोग करेंगे ताकि मतलब फिर वो, क्योंकि बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि गैंग के तौर पर भी काम करते हैं, मल्टीपल इंसिडेंट सेम आदमी कमिट कर देता है, ताकि वो रुके, अगला आदमी शिकार होने से बचे। आप बगल के जनपद बाराबंकी में कप्तान रह चुके हैं, क्या उसी तरह का फ्लेवर आपको अभी तक के गोंडा के एक्सपीरियंस में लगा या फिर कुछ अलग है गोंडा में बाराबंकी से अलग, या वही लर्निंग आपको यहाँ पे पुलिसिंग में हेल्प कर रही है? काफ़ी चीज़ें तो कॉमन होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जो पैटर्न होता है लोगों की समस्याओं का, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं।
जैसे लखनऊ के पास होने की वजह से थोड़ा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर ज़्यादा हैं। यहाँ पर वो उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ ना हो कि यहाँ पर जैसे हमारी शुगर की यूनिट्स हैं काफ़ी, इस टाइप की हैं। बाकी लार्जली रूरल जनपद है। सिटी भी हमारा ठीक ठाक बड़ा है, 2 लाख के अराउंड पॉपुलेशन है। तो जो डेमोग्राफिक्स होते हैं जनपद के, उसी हिसाब से कंप्लेंट आती है। तो लार्जली रूरल नेचर का है। तो गांव में जो हमारी घर के आसपास जो सहन की भूमि है या खेत के विवाद हैं, मेड़ के विवाद हैं, तो इस टाइप के शिकायतें ज़्यादा आती हैं। उसके अलावा मारपीट के, तो मुझे लगता है कि निचले स्तर पर यदि फेयरली उसकी इंक्वायरी हो जाए, फेयरली कार्रवाई हो जाए, तो सारे मतलब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम निचले स्तर पर ही छोटी सी मारपीट को ही फेयरली अगर कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं लोकल हमारे बीट कांस्टेबल से लेके थाने के लोग, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें ट्रेडिशनल जो हमारी पुलिसिंग है, उसमें बीट पुलिसिंग, जो बीट कांस्टेबल है, चौकी इंचार्ज है, जो हमारा एसएचओ है, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करना या उनको बेहतर तरीके से गाइड करना ट्रेडिशनल पुलिसिंग में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा नए नए चैलेंजेस जो सिटी में आते हैं, जैसे फ्रॉड की आप बता रहे हैं, उसमें हम लोगों को एक गाइडलाइन बताना हर विवेचना में कि भाई ये एसओपी हैं साइबर फ्रॉड की जैसे होती हैं, ये इस तरीके से आप करेंगे, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नए चीज़ों में लोगों को ट्रेन करना और पुराने चीज़ों में लोगों को सेंसिटाइज़ करना कि मतलब कि इससे हम लोग मतलब करेंगे तो फिर जो हमारे पीड़ित हैं उनको, मतलब अगर हम नहीं कर रहे हैं अच्छे से मदद, तो पीड़ितों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन न्यू काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, जैसे साइबर फ्रॉड है, लैंड फ्रॉड है, ये सारी चीज़ें दोनों ही ज़रूरी हैं। सर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाती है, वैसे वैसे फ्रॉड के प्रकार भी बेहतर होते जाते हैं। जो व्यक्ति इस तरह की अपराध मैं इन टोटल अपराध की बात करूं, तो उसके भी अलग अलग नई नई तकनीकें उसमें भी ईजाद कर लेते हैं लोग। सो आपको इनोवेशंस के लिए जाना जाता है। आपने विभिन्न जनपदों में अलग अलग पुलिसिंग में इनोवेशंस किए। आपने गाजियाबाद में भी किया, सहारनपुर में भी, अन्य जनपदों में भी आपने विभिन्न प्रकार के इनोवेशंस किए। क्या आपको लगता है कि आपका पास्ट का इस इनोवेशन, कोई ऐसा इनोवेशन या फिर भविष्य में जो आपको सोच रहे हो कि गोंडा में इस इनोवेशन को करके बेहतर पुलिसिंग की जा सकती है? हाँ, देखिए, बहुत हम लोगों ने ट्राई किया था एक वीकली ऑफ सिस्टम का बाराबंकी में रेप्लिकेट भी किया था, जिसमें 93% स्टाफ था करीब, उनको वीकली ऑफ मिलता था और फिर एक दिन वो अपना जो पर्सनल काम है वो निपटा लिया करते थे। तो फिर हम लोगों ने महसूस किया था कि बाकी दिनों में भी प्रोडक्टिविटी उनकी इम्प्रूव हो जाती थी। दैट वाज एन ऑनगोइंग स्टडी। तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग जैसे त्यौहार ख़त्म हो जाएं उसके बाद इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। यस, दे वहाँ पर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई थी और क्योंकि वही आउटपुट वो 6 दिन में उससे ज़्यादा काम कर ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसको भी हम लोग दोबारा ट्राई करना चाहिए। और उसके अलावा जो मॉनिटरिंग है जो केसेस की, जो लैंड डिस्प्यूट के हैं या फिर फ्रॉड के केसेस हैं, उनकी मॉनिटरिंग और विभिन्न जो केसेस हैं जिनकी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, जैसे 2 महीने के अंदर ही ख़त्म करना है, जैसे पॉक्सो एक्ट के केसेस हो गए, SC/ST के केसेस हो गए, तो उन सब चीज़ों की एक मॉनिटरिंग करने का एक सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, ताकि इन्वेस्टिगेशंस को टाइमली और मेरिट के आधार पर कंप्लीट किया जा सके। और इसके अलावा जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जो PRV 112 में होते हैं, तो उनकी लगातार ट्रेनिंग होती ही रहती है, पर हमारे द्वारा भी बीच में रैंडम तरीके से चेक करना, सेंसिटाइज़ करने की उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी बात होती है तो मौके पर वही पहुंचते हैं, तो उनका रोल काफ़ी क्रूशल हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल, उनको सेंसिटाइज़ करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम रीशफल कर रहे हैं। जो 3 साल से ज़्यादा लोग हो गए हैं जो बाहर जाना चाहते हैं 112 से, उनको चेंज करके नए लोगों को लाएंगे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे थाने पर जो स्टाफ हैं, जो थाने पर रिसेप्शन होता है, जो आगंतुक कक्ष पर हैं, या महिला हेल्प डेस्क पर स्टाफ हैं, या थाने पर साइबर हेल्प डेस्क करनी है, तो उनको सेंसिटाइज़ करना कि उनके प्रकार की समस्याएं जब आती हैं तो कैसे पब्लिक के लोगों को आप हैंडल करें। तो ये मुझे लगता है कि गोंडा जनपद में ज़रूरी है।
और अभी उन्होंने जैसे आपने मुझे बताया कि बीट पुलिसिंग आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक बीट पुलिसिंग आपको खासकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए और किसी भी क्राइम को शायद पहले से भी सचेत रहने के लिए। तो क्या बीट पुलिसिंग को इफेक्टिवली इन फ्यूचर गोंडा में देखा जाएगा? डेफिनेटली बीट पुलिसिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी और बीट पुलिसिंग अगर इफेक्टिव हो तो फिर जो बड़े क्राइम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेके पहले से ही हम लोग सचेत हो सकते हैं कि वहाँ पर कुछ बड़ा इंसिडेंट हो सकता है तो पहले ही हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई उसमें कर देते हैं। तो ये बीट पुलिसिंग अगर प्रॉपर बीट डिस्ट्रीब्यूशन हो और बीट अधिकारी के ऊपर जो हल्का प्रभारी है, चौकी प्रभारी, उनकी मॉनिटरिंग करे, रेगुलर मीटिंग करे, या फिर जनता के बीच में जैसे महिला बीट बनी हुई है तो महिलाएं जैसे जाकर जागरूक करती हैं महिलाओं को उनके बारे में, जो विभिन्न स्कीम्स हैं उसके बारे में। तो ये मुझे लगता है कि ये हम लोग इसको और स्ट्रेंथन करेंगे और स्ट्रेंथन होने के बाद से मतलब रिजल्ट्स भी आएंगे, जो क्वालिटी है पुलिसिंग की वो भी इम्प्रूव होगी। एक जो समस्या लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य जगह भी लोग उठाते रहते हैं खासकर गोंडा जनपद में कि एफआईआर टाइम पे नहीं होती। कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, थानेदार बोलते हैं कि आप मेरे पास आते रहिए, आप कल आइए, आप परसों आइए, लेकिन एफआईआर टाइम पे नहीं होती। क्या इसको ठीक सुधारा जा सकता है? देखिए, पहले से जैसे मैंने अभी देखा था, जिस मैं आया हूँ तो एफआईआर, मंथली एफआईआर जो होती हैं ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गई हैं। तो पुरानी जो एफआईआर्स बाई चांस नहीं लिखी जा रही थी तो वो लिखी जा रही हैं। बीच में थाना प्रभारियों के बीच में ये था कि भाई वो घटना तो मारपीट की हुई है, पर तो जैसे लिख देते हैं कि भाई हमारे साथ लूट हो गई, चेन लूट। तो मैंने ये इसमें कह दिया कि जो भी तहरीर वो दे रहे हैं उसके आधार पर आप मुकदमा लिख लीजिए और जो सही महसूस होता है उसमें वो आप वापसी में इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई करिए। तो इसमें फिर या मैं डायरेक्टली भी ऑर्डर कर देता हूँ एफआईआर, सीओज और एडिशनल एसपीज भी ऑर्डर कर देते हैं। तो एफआईआर बढ़ रही हैं इसमें। जो ऐसा जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको लगातार चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है, और जो बार बार चक्कर काटता है उसमें हम देखते भी हैं कि मतलब सीओ से या सीओ अंडर ट्रेनिंग से स्वयं भेज के जांच कराते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके विरुद्ध रिपोर्ट आई हुई होती है कि जो बात बता रहे हैं वो सही नहीं है, तो काउंटर चेक भी हो, लेकिन वो बार बार यदि आता है तो काउंटर चेक करना भी एक सीनियर ऑफिसर के द्वारा ज़रूरी हो जाता है। चेक करना कि जो नीचे के अधिकारी, जो हमारे एसएचओज हैं, सब इंस्पेक्टर जो बात बता रहे हैं वो सही वास्तविकता में सही है कि नहीं, तो उसको चेक करना भी ज़रूरी है। तो एफआईआर ज़्यादा होना मेरे हिसाब से कोई वो बात नहीं है, ख़राब बात नहीं है। एफआईआर तो होनी, अगर कोई क्राइम हुआ है तो एफआईआर होनी चाहिए। और पहला पॉइंट ऑफ रिड्रेसल भी यही होता है कि क्राइम हुआ है तो एफआईआर हो। और तो इसके लिए सेंसिटाइज सभी एसएचओज को, सीओज को कर दिया गया है कि हम लोग आंकड़ों के चक्कर में केवल एफआईआर को ना रोकें कि लोग इधर उधर घूमते रहें, और एफआईआर हम लिखें। यदि कोई एग्जैजरेटेड भी कंप्लेंट देता है तो भी लिखें, बट उसको सही धाराओं में चालान करके कार्रवाई करें। गोंडा की एक छवि है बाहुबलियों के जनपद के रूप में, और वेल कनेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं इस जनपद के अंदर। आपको क्या लगता है कि आपकी पुलिसिंग में कभी ये चैलेंज रहेगा? जैसे कि मैं पहले भी काफ़ी जनपदों में रह चुका हूँ, प्रतापगढ़, इटावा और ऐसे और 5-6 जनपद, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई इस टाइप की। यू स्टार्टेड विद प्रताप? हाँ। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर भी कभी कोई ऐसे प्रॉब्लम आएगी। और पूर्व में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने कार्रवाई करी है पुराने जनपदों में भी, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ सामने आता है तो फिर हम लोग भी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे। और मैं महसूस करता हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर केवल जो लेते हैं उन लोगों के लिए, जो नहीं लेते, मतलब सही बात तो आपको हर किसी की सुननी चाहिए, पर प्रेशर में आके गलत काम नहीं करना चाहिए, वो निश्चित ही। तो इस हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, और गोंडा में भी जो सही कार्य होगा वही किया जाएगा। और अन्याय किसी के साथ, कि भले ही वो किसी भी गुट का हो या फिर किसी भी वर्ग का हो, तो जो सही कार्य है वही आप करते हैं, तो जनता में जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसकी छवि इम्प्रूव होती है, और वही हमारी नैतिक जो जिम्मेदारी है वो भी है। अब इस इंटरव्यू के दूसरे पड़ाव में चलेंगे, आकाश तोमर के बारे में। आकाश तोमर से एक्चुअली में गोंडा की जनता, एक तो गरीबी वर्ग बहुत बड़ा है यहाँ पे, और शिक्षा का अभाव बहुत देखा जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है गोंडा जनपद के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट सर्विसेज। आप एक रोल मॉडल हैं ऐसे बच्चों के लिए। आप नहीं, मैं कहूँगा कि इस तरह के कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आईपीएस या आईएएस, ये एक रोल मॉडल होते हैं बहुत सारे बच्चों का,
खासकर यूपी बिहार के ऐसे जनपद या ऐसे क्षेत्र के बच्चे जो गरीबी वर्ग वाले होते हैं, उनका एक ये होता है कि आपके जीवन में परिवर्तन लाना है सरकारी नौकरी करके, और सरकारी नौकरी की अगर आपको अच्छे गजटेड ऑफिसर वाली पोस्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ऐसे बच्चों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा सो दैट वो जो सपना देखते हैं उसको पूरा कर सके, खासकर यूपीएससी का गौरव देखें? देखिए, शुरू में हम लोगों को भी जैसे मुझे भी बहुत लगता था कि सिलेक्शन से पहले मैं भी किसी IAS IPS ऑफिसर से नहीं मिला था। हम लोग सोचते थे कि बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, या फिर केवल 17 18 घंटे जैसे लोग कहते हैं कि मैं पढ़ता था या पढ़ती थी, तो वैसे ही सफलता मिल पाती होगी, या पहले अटेम्प्ट में तो होता ही नहीं है, 4-5 अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो ये सब मिथक बने हुए हैं। मुझे लगता है कि शुरू से ही यदि आप क्यूरोसिटी आपके अंदर हो और शुरू से ही आप जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग और क्विज़ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, अपने स्कूल की किताबें जो हैं 6th से 12th की, उसमें यदि आपने अच्छी पढ़ाई की होती है तो बेस आपका अच्छा बन जाता है। और फिर आपको, क्योंकि 1 साल की तैयारी, मुझे लगता है कि 1 साल की तैयारी नहीं है, ये बचपन से लेके अब तक जो आपने सीखा है ये उसकी तैयारी है। और जो देहात क्षेत्र से होते हैं या जो बिल्कुल जिनके फैमिली में कोई IAS IPS नहीं होता, जैसे मेरे परिवार में भी कोई नहीं था, तो लोगों को लगता है, जो महसूस तो होता है, लेकिन ये सही नहीं है। ये बहुत इक्वलाइजिंग एग्ज़ाम है, उसमें सभी वर्ग के, सभी क्षेत्र के लोग इसमें क्लियर कर सकते हैं। बस निश्चित ही इसमें मुझे लगता है कि जैसे परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, लेकिन मेरा जो एक रूममेट था उसका अभी ट्रेनिंग कर रहा है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उसकी ऑल इंडिया रैंक 7th आई थी। तो उसमें बाई चांस कई बार करके इंटरव्यू नहीं हुआ, और इस बार लास्ट अटेम्प्ट था उसका, तो फिर भी, और उसका ऑल इंडिया रैंक 7th आना फॉरेस्ट सर्विस में। और जो जिसके साथ हम लोग नोट शेयर करते थे, उसकी IIT में मेरे से रैंक बेहतर आई थी, उसका 3rd अटेम्प्ट में हुआ, सिमिलर रैंक के साथ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। तो ऐसे हार नहीं माननी है। तो ऐसा यदि लोगों के मन में हो कि लगातार मेहनत करना, ये जॉब में भी काम आता है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको लगातार परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं। तो वैसे ही लोग जो लगातार करते रहें, हार ना माने। और मुझे लगता है कि अगर UPSC में सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो कोई बेहतर इंसान या बेहतर नॉलेज तो आपका बन ही जाएगा, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अभी कल मेरे कॉलेज के बैचमेट का फ़ोन आया था कि उसकी बिहार PSC में 16th रैंक आ गई। उसने UPSC की तैयारी करी थी, पर बिहार PSC में उसका हो गया सेम तैयारी के साथ। तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता, जो पढ़ाई होती है, मेहनत हम लोगों ने की है, होती कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो निश्चित रूप से हम लोग को सफल हम लोग हो सकते हैं, होंगे। और अपने आप को कभी कि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या हमारा माध्यम इंग्लिश नहीं है, तो इसके आधार पर हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अभी सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम देख सकते हैं। कोचिंग यदि हम लेने दिल्ली नहीं भी जा सकते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, ऑनलाइन साइट्स ऐसी हैं जिससे हम नॉलेज कर सकते हैं। तो यदि हम लोग मेहनत करें और लगातार मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें बनना ही बनना है, तो फिर कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। मूल बात यह है कि आप मेहनत करें, और जैसा कि आकाश जी ने कहा कि मेहनत अगर आप करते हैं और अगर आप परीक्षा ना भी निकाल पाएँ तो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, और किसी भी तरह से आप ये मत समझिए कि उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिला। जीवन के किसी न किसी पड़ाव में उस मेहनत का परिणाम मिलेगा और आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और आकाश जी से अब हम जानेंगे कि उनकी शिक्षा यात्रा कैसे। आकाश जी, आपने किस तरह की पढ़ाई करी? UPSC जब आप कर रहे थे, आपके इलेक्टिव्स क्या थे, किस तरह की स्ट्रैटेजी थी UPSC क्लियर करने के लिए, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। जिस टाइम मैंने UPSC दिया था 2012 का एग्ज़ाम, तो उस समय 2 ऑप्शनल्स हुआ करते थे। अब उसके बाद से एक ऑप्शनल कर दिया है कमीशन ने। तो ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल था, और जनरल स्टडीज़ में तो सिलेबस अब थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, इंटरनेशनल अफेयर्स भी ऐड कर दिए हैं। उस समय नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट था इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो काफ़ी हम लोग पढ़ते थे। तो उस समय मैंने एक तो न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर मैं पढ़ता था करंट, क्योंकि मुझे लगता है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड काफ़ी हो गई हैं चीज़ें। और द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। हिंदी में भी वैसे कॉम्पिटेंट न्यूज़पेपर्स हैं तो आप पढ़ सकते हैं, तो और उनके नोट्स बनाता था। तो मुझे लगता है कि न्यूज़ पढ़ना और फिर उसके कंसाइज नोट्स बनाना
तो जैसे आज अगर आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा तो आपको लगा कि आपकी यूपीएससी की तैयारी में कामयाब रहेगा, आपने उसका नोट तुरंत बना लिया। और इस टाइप के नोट्स को मैंने फिर मेंस एग्ज़ाम देने से पहले और इंटरव्यू से पहले फिर मैंने सारे रिवाइज़ किए। तो फिर मुझे ज़्यादातर चीज़ें, जैसे इंटरव्यू में भी मुझे उस समय 300 मार्क्स का होता था, तो 225 मार्क्स थे मेरे। तो इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स इसीलिए मिले क्योंकि एक तो मुझे सारी चीज़ें याद थी, जो तैयारी थी पूरी, मतलब 1 साल की तैयारी से रिलेटेड पूछते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो नोट्स का होता है, प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैं तो मेंस से पहले केवल 8 महीने थे, मैं इतने नहीं दे पाया। लेकिन ज़्यादातर लोग पहले से ही मॉक टेस्ट दे के रखते हैं, तो उससे उनकी साइकोलॉजिकल तैयारी पहले से ही हो जाती है कि एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कैसा होगा, और एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है, आइडिया लग जाता है कि हमारा पेपर छूट तो रहा है कि नहीं रहा है, कि आंसर हमें नोट्स किस तरह किसी से हम चेक करा लें, तो वो देख के बता सकते हैं कि क्या कमी है। कि आप टेस्ट कब शुरू होने चाहिए? मुझे लगता है कि शुरू में, जैसे प्रीलिम्स के बाद ही आपको लगातार प्रीलिम्स देने के बाद शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का पैटर्न बहुत अलग होता है। प्रीलिम्स निकालना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो हर साल पैटर्न चेंज होता रहता है, और वो जनरल नॉलेज ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, और जो मेंस है वो एनालिटिकल थिंकिंग पर क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो दोनों का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि जब तक प्रीलिम्स हो तब तक आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, उसमें एग्जॉस्टिव नॉलेज चाहिए होता है। और मेंस के एग्ज़ाम में एनालिटिकल चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो उस टाइप की आपकी सोचने की क्षमता को चेक करते हैं। और इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनालिटी को वो चेक करते हैं कि आप अंडर प्रेशर कैसे जवाब दे पा रहे हैं, या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख दी तो उसमें आपकी सोचने का तरीका क्या है। तो इससे जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की, उसको वो चेक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये बात 8-9 साल हो गए, तो अब आज भी ये बात वैलिड है। आपको जैसे नोट्स यदि नहीं मिल रहे, किसी और के नहीं मिल रहे, तो वहाँ पर बुक शॉप्स हैं मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, जहाँ लोग तैयारी करते हैं। वहाँ पे बुक शॉप्स में काफ़ी नोट्स इजीली मिल जाते हैं, और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज हो गया है कि जो कोचिंग संस्थान नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं। और गवर्नमेंट की भी उत्तर प्रदेश की स्कीम है अभ्युदय स्कीम, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स आके बीच बीच में बताते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कोचिंग भी नहीं करी, उनका सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगता है कि मैं यही थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि चूंकि मैंने आपको बताया कि गोंडा जनपद में उतनी अमीरी नहीं है, लोग यहाँ के उतने फीस कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस लाख में फीस होती है, 1-1 लाख रुपए। ऐसे लोग जो बिना कोचिंग के तैयारी करना चाहते हैं पैसों के अभाव में, उनको आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, एक पेयर ग्रुप अपना बना के रखें, जो बच्चे साथ में तैयारी कर रहे हों। जैसे मेरे पेयर ग्रुप में जो साथ में तैयारी करते थे, उसमें किसी न किसी सर्विस में लोगों का हो गया। फिर थोड़ा पढ़ाई का माहौल हो जाता है, एक दूसरे से आप डिस्कस करते हैं, तो नए पॉइंट्स निकल के आते हैं। थोड़ा आप उनकी हेल्प करते हो, थोड़ा वो आपकी हेल्प करते हैं। एक तो उससे और थोड़ा पढ़ाई का माहौल बना रहता है, लगातार आप ऐसा करते हैं। और पॉजिटिव लोगों को आप इंक्लूड करें। कोई आपका सीनियर हो जिसने कोई भी यूपीएससी के एग्ज़ाम दिया हो, या कोई दूसरा स्टेट का एग्ज़ाम दिया हो, तो उससे आप टिप्स ले सकते हैं। और उसके अलावा इंटरनेट पर बहुत मटेरियल उपलब्ध है, जिससे कि जो भी आपका सब्जेक्ट है या जनरल स्टडीज़ के बारे में बहुत इजीली आप वो कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, नहीं आपके पास इतने पैसे हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होते हैं। तो गोंडा में जैसे मैं देख रहा हूँ, देखिए टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पे पूर्व में, यहाँ के लोग IAS IPS अधिकारी भी काफ़ी रहे हैं, लेकिन हिंदी माध्यम की स्कूलिंग के होने की वजह से, या थोड़ी इतनी आर्थिक क्षमता ना होने की वजह से लोगों को ऐसा लगता होगा। लेकिन आप स्वयं भी अपने जनपद में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन भाषा एक चैलेंज है। देखिए, डेफिनेटली जो आजकल अपेक्षा की जाती है कि इंग्लिश की जो जानकारी, बेसिक जानकारी है, कन्वर्सेशनल इंग्लिश लोगों को आनी चाहिए। और इंग्लिश का और एक क्षेत्रीय भाषा का, जैसे कि हम लोगों के केस में हिंदी हो जाती है, उसका एक
मिनिमम एक कंपलसरी पेपर ज़रूर आता है। तो कन्वर्सेशनल इंग्लिश बेसिक लेवल की आपको आनी चाहिए, और ताकि आप इंग्लिश, भले ही आप इतने अच्छे कॉन्फिडेंट महसूस ना करें कि आप इंग्लिश में सवालों का जवाब दे पाएँ या लोगों से वार्तालाप कर पाएँ, लेकिन इंग्लिश पढ़ के उसको समझ पाना ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जो नॉलेज है वो इंग्लिश में ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो बाहर की फॉरेन ऑथर्स की बुक हैं या कोई नई नई रिसर्च आई है, तो मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज तो इंग्लिश का ज़रूरी है। पर जो हिंदी जो आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हिंदी में एग्ज़ाम लिख रहे हैं या फिर इंटरव्यू में हिंदी में दे रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव इसमें परसेप्शन या फिर ऐसा कोई डेवलप होता है, क्योंकि आप इंग्लिश तो आप कोई नया ऑप्शनल आपने 1 साल में सीख लिया तो इंग्लिश भी सीख ही जाएंगे। मैं आपके ऑप्शनल की बात पूछना भूल गया कि आपने करी तो इंजीनियरिंग और ऑप्शनल आपने चुने ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? परेशानी नहीं हुई सोच के कि मैं कैसे अब ज्योग्राफी पढ़ूंगा, कैसे अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ूंगा? देखिए, उसमें जैसे मेरे फ्रेंड्स काफ़ी तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने भी, हम लोगों ने काफ़ी सोच के डिसाइड किया कि क्या क्या ऑप्शन लिए। तो सभी लोगों ने, हमने एक ही, उस समय जो वोग पे चलता था जनरली, जबकि उस साल किसी के मार्क्स नहीं आए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो लिया था आसान है इसलिए लेंगे। वो देखा देखी दूसरों की। लेकिन उसके बाद में, क्योंकि मेरे फादर खुद ज्योग्राफी के टीचर थे और ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनरल स्टडीज़ में भी काफ़ी आ जाता है, तो ये इस वजह से लोग ज़्यादा लेते थे। और 2 साल स्कोरिंग उसमें नहीं हुई थी इतनी, काफ़ी कम परसेंटेज जो लोग थे उस कॉम्बिनेशन वाले, उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप, क्योंकि अब एक ही ऑप्शनल है, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको लगता हो कि आप उसे लगातार पढ़ पाएंगे, वो ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि मार्किंग पैटर्न है वो हर साल चेंज होता रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा सब्जेक्ट है या ख़राब सब्जेक्ट है। तो जो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, आप एक बार सिलेबस सबका पढ़ के देख लीजिए, सारे ऑप्शनल्स का, तो फिर आपको सिलेबस से जो आपको लगे कि हाँ, इसको मैं फॉलोअप कर सकता हूँ अगले 1-2-3 साल तक, जब तक मैं तैयारी करूँ, तो उसको आप लेके देखें। एक लास्ट सवाल आपसे, आप सिविल सर्वेंट बन चुके हैं नाउ, आपने यू आर एन IPS। कहा जाता है कि उच्च अधिकारियों से, या फिर जब ऊंचे जब कोई पहुंच जाए, कप्तान बन जाए या DM बन जाए, उनसे मिलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और ये शिकायत सिर्फ जनता की नहीं होती, ये शिकायत रिश्तेदारों की, मित्रों की भी होती है। सबसे पहले बात करेंगे आपके मित्रों की, आपके परिवार की, क्या उनको महसूस होता है? और देखिए, अभी जैसे कि छुट्टियां हम लोगों को इतनी नहीं मिलती हैं जितनी कि बाकी लोगों को मिल पाएँ, पर जब भी मिलती हैं तो हम लोग निश्चित ही परिवार में वो स्पेंड करना चाहते हैं। तो भले ही हम ना जा पाएँ, लेकिन परिवार के लोग हमारे पास आकर, क्योंकि अलग अलग जनपदों में पोस्टिंग हो पाती है, तो घूमने देखने के लिए भी, जैसे कि यहाँ पर अयोध्या बहुत पास है, बलरामपुर में पीठ है वो बहुत पास है, तो ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं हर जनपद के आसपास, इसमें दूसरे लोगों का भी मन रहता है। तो परिवार के लोग ही यहाँ पर आके मतलब साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत टाइम आपको मिलता है तो उसमें छुट्टी लेकर परिवारों के साथ, परिवार के लोगों के साथ या कॉलेज के मित्रों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो भी है एक टाइप का रिचार्ज आपको कर देता है। कि लगातार 3-4 महीने अगर आपने वर्क में कर दिया, तो थोड़ा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो जाता है, तो 2 दिन की छुट्टी लेकर तो ये आप कर सकते हैं। बट जैसे वीकेंड की सुविधा होती है, वीकेंड ऑफ है सैटरडे संडे प्राइवेट सेक्टर जॉब में, तो SP या DM रहते तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपको लगातार इसमें करना है और डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन बाद में मतलब दूसरे लोग आपके पास, परिवार के लोग आ जाते हैं आपके पास, या फिर मतलब उसी कम समय में फिर आप सोचते हैं कि उस टाइम की क्वालिटी आप बेटर स्पेंड कर लेते हैं। तो बस ये होता है कि बोरियत कभी महसूस नहीं होती आपको, तो इस टर्म्स में ये बेटर है। बट हाँ, जिम्मेदारी ज़्यादा होने की वजह से छुट्टियाँ थोड़ी कम मिलती हैं। तो ऐसे लोग जब शिकायत करते हैं कि कुछ दोस्त यार, ये जब शिकायत करते हैं यार तुम फ़ोन नहीं उठाते, आप काम में बिजी हैं, आप पुलिसिंग कर रहे हैं, आप किसी जुलूस को ओवरसी कर रहे हैं, और अचानक में कोई परिवार आपको बात करना चाहता है, इमरजेंसी में बात करना चाहता है, हो सकता है आप अप्रोचेबल उस टाइम पे ना हो, ऐसे शिकवों को कैसे टैकल करते हैं फिर? और निश्चित ही देखिए, किसी का भी अगर कॉल आए और उस समय आप बिज़ी हो, तो उस समय जैसे अभी मैं मान लीजिए किसी का कॉल आ जाता है तो मैं उसको नहीं उठा पाऊँगा, लेकिन बाद में उसको कॉल बैक करके पूरी बात हो जाती है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती कि कॉल किया किसी ने फिर और उससे बात ना हो पाए। तो बात हो जाती है, और करनी भी चाहिए, लोगों से अपने टच में रहना चाहिए, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ,
और आपका मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है और परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि यही हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें काफ़ी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ का कल्चर है या फिर सोशल ग्रुप्स हमारे होते हैं कि दोस्त ही हमारे 15 होते हैं, एक्सटेंडेड ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा लोनलीनेस का वो रहता है, जैसे इंडियंस भी जाते हैं वो भी केवल इंडियंस में ही अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो उस उन पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो वो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। तो हम लोग अपने जो बचपन के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनसे बात करके या गप्पे लड़ा के अपना टाइम जो वो स्पेंड कर लेते हैं, उससे बाकी हमारी जो काम की प्रोडक्टिविटी भी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। मैं जैसे अभी महेंद्र सिंह तंवर हैं, गाज़ियाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो उनसे मैंने यही सवाल किया था। मैंने कहा आप कैसे इंश्योर करते हैं कि लोग शिकवा तो करते होंगे? कह रहे हाँ करते हैं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। और लेकिन उन्होंने ऑन अ सीरियस नोट कहा कि ये मैं उनसे बात कर पाऊँ ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। आई एम मतलब ये मुझे खुद को लगना चाहिए, मुझे खुद को लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये फील ना हो कि मैं आज अप्रोचेबल नहीं हूँ जस्ट बिकॉज आई अकम्प्लिश समथिंग। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी यही झलका कि यू एंश्योर कि उनको ये सब चीज़ें और ये इस तरह का बर्ताव कभी ना लगे आपकी तरफ से कि आप अप्रोचेबल नहीं हैं। सो यू गिव इनफ टाइम टू योर फैमिली। नाउ कमिंग टू दी जनता दर्शन, पब्लिक से मिलना, पब्लिक की समस्याओं को सुनने के लिए आपको बहुत समय चाहिए, बहुत बड़ी जनता है। आप कुछ बता रहे थे कि गोंडा में बहुत सारी जनसंख्या है। ऐसे लोगों की समस्याओं को जो कि आपके पास आकर अपनी समस्या बताना चाहते हैं, आप सुन पाएं या फिर उन समस्याओं पे एक्शन ले पाएं, हाउ विल यू एंश्योर दैट? देखिए, ऑफिस में हम लोग बैठते हैं, जो टाइम होता है उसमें एसपी ऑफिस में हम लोग बैठते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन परसेंटेज ही होता है जो हमारे पास आ पाता है। तो जब तक थाना लेवल पर समस्या नहीं हो पाएगी तो इसमें आइडेंटिफाई करने की मैं कोशिश करता हूँ कि किस थाने से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, किस पैटर्न। यदि छोटी छोटी शिकायतें जो निचले स्तर पर ही रिजॉल्व हो जानी चाहिए थी वो मेरे पास आ रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करके आप देखेंगे तो रिपीटेड कंप्लेनेंट्स आपके पास कम आ जाते हैं, जो डेली मान लीजिए होते हैं, उनके बार बार सुनवाई ही नहीं हो रही हो, और ओवरऑल संख्या जो कंप्लेनेंट्स की है वो कम हो जाती है, और जो थाना स्तर है उस पर भी सुनवाई बेहतर हो जाती है। तो उसके लिए डेली हम लोग डेली जो क्राइम रिपोर्ट होती है उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मुकदमे हुए और शिकायतें किस प्रकार की कहाँ कहाँ से आईं। तो उसको एनालाइज करके पता चल जाता है कि कैसे जो हमारी वो है डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी, वो कहाँ पर लैकिंग है और किस तरह से हम इम्प्रूव करें। आकाश तोमर से मिलने के लिए गोंडा की जनता को क्या करना है? देखिए, ऑफिस में आएँ कभी भी, और मैं शाम को भी लोगों से मिल लेता हूँ। कुछ समय निर्धारित है कुछ? हाँ, ऑफिस में 10 से 2 जैसे समय होता है, और विशेषकर मैं यदि वहाँ पे नहीं बैठ पाता हूँ, किसी का कॉल आता है, मैं शाम को उनको स्पेसिफिकली बोल के अपने कैंप ऑफिस पर ही बुला लेता हूँ कोई समय देकर। यदि मान लीजिए कोई 3 बजे कॉल करता है या कोई अपनी इमरजेंसी बताता है कि साहब ये प्रॉब्लम है, तो शाम को भी मैं लोगों को बुला लेता हूँ और ऑफिस में तो सुनता ही हूँ। तो इस प्रकार से लोगों की मुझे लग रहा है कि जो कंप्लेंट्स हैं, बट उसमें आपको नेचर भी देखना है, एनालाइज भी करके देखना चाहिए कि किस टाइप की आ रही हैं, और ताकि ओवरऑल रिडक्शन हो, कम मतलब नीचे लेवल पर ही ज़्यादा सुनवाई हो उनकी। थाना दिवस वगैरह की जो सुविधाएं होती हैं, क्या उसमें कुछ चेंजेस करेंगे या फिर एज इट इज चलेगा वो सब? देखिए, थाना दिवस में मैंने ये चेंज करने को बोला है कि जैसे यहाँ पर लैंड रिलेटेड समस्या बहुत हैं, तो मैं जनरली ऑफिस में कोई आता है तो उसमें लिख देता हूँ पुट अप एट थाना दिवस। जैसे कल है थाना दिवस सैटरडे को, तो वो सारी समस्याएं जो लैंड रिलेटेड हैं, भले ही वो थाना दिवस पे जाए ना जाए, तो उन थाना दिवस पे क्योंकि या तहसील दिवस पे क्योंकि तहसील के और पुलिस के कर्मचारी रहेंगे ही, तो उन 5 लोगों को 6 लोगों को हम लोग विशेषकर बुला के थाना दिवस पे राजस्व की टीम, पुलिस की टीम जाके जॉइंटली उसका निस्तारण कर देगी। तो लगातार जो समस्या आ रही हैं, तो उससे फिर उनका ज़मीनी विवाद है, उनका रेजोल्यूशन जो है बेहतर हो जाएगा, और थाना दिवस का भी यूटिलाइजेशन और तहसील दिवस का यूटिलाइजेशन बेहतर होगा। तो उन समस्याओं को हम लोग थाना दिवस या तहसील दिवस पे मार्क कर देते हैं। एक लास्ट मैसेज आपका, अब मैं इस इंटरव्यू से बिल्कुल बाहर हूँ, आपका मैसेज है यहाँ की गोंडा की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी गोंडा जनपद वासियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनकी मदद से
जो कावड़ है, जो मुहर्रम है, सब शांतिपूर्वक सकुशल निपटा। और अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हम लोगों के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें भी आप लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से सहयोग आप लोग करते रहिए। और यदि आपके साथ कोई समस्या होती है तो निश्चित ही आप मुझे CUG पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर ऑफिस में आके मिल सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का समाधान हो। और लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस और पब्लिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हम लोगों को हमेशा मिलकर काम करना चाहिए, तभी दोनों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे ही मेरी सोच भी यही है। तो आगे जो पब्लिक का एंगेजमेंट है पुलिस के साथ, आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि मेरी कोशिश रहेगी कि वो बढ़े। और जनता को, जैसे कि हम लोग ट्विटर पोल करते हैं, हम लोग वो करते हैं कि संतुष्ट व्यक्ति कितने हैं और असंतोष लोगों में है तो क्यों है, उस प्रकार से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं वो दूर हों, और गोंडा की जनपद के लिए हम एक बेहतर डिलीवरी है, जो बेहतर पुलिसिंग है, वो हम लोग कर पाएँ। ये थे आकाश तोमर जी। बहुत ही सिंप्लिसिटी भरे तरीके से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप किसी अपराध से जूझ रहे हैं, अगर आपके साथ लैंड फ्रॉड हुआ है, अगर आप ज़मीनी संबंधी विवाद से में भी इनके पास आते हैं, तो आपकी समस्या को सुना जाएगा, आपके साथ हुई परेशानी को समझा जाएगा। इनफैक्ट अगर राजस्व विभाग के साथ मिलकर आपकी प्रॉब्लम को सुलझाना हुआ तो उसको भी सुलझाया जाएगा। चाहिए ये कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन हो और आप सही माध्यमों से जाएं। अगर थाने पे सुनवाई नहीं रही हो रही हो तो CO के पास जाएं, CO नहीं सुन रहा है तो आप SP के पास आइए, आपका हमेशा वेलकम है। एंड ही इज़ वेरी अप्रोचेबल। आप COG के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं आकाश जी से। और आकाश जी का वादा है कि इस जनपद में भय दूर होगा और न्याय का राज होगा। देखते रहिए गोंडा पोस्ट। और आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोंडा पोस्ट से बात करने के। थैंक यू सो मच।